अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर होंगे। आज का टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन का पार्ट 2, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशंस को इस्तेमाल करने में जो है वो हेजिटेट होते हैं और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अपनी लाइफ की बात की जाए करूँ तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैं बुक्स खोलता था, और बुक्स खोलने के साथ साथ जब मैं दिखता था तो उसमें एग्जाम्पल की मतलब वहाँ पे ऑन लिखा होता था, वहाँ पे या ऐड लिखा होता था, तो वहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से ही सीखना पड़ता था। मतलब वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो मुझे बहुत दुश्वारी पेश आई थी। तो मैंने चाहता मेरे तमाम स्टूडेंट जो सीखने वाले हैं, तो मैंने चाहता उनके साथ भी दुश्वारी पेश आए। तो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो तो हमारा प्रिपरेशन का स्टार्ट था, हमारे डेफिनेशन के साथ हमने सीखा था। तो आज मैं इसको रिव्यू भी कर लेता हूँ कि बैक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अच्छा, मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे मैंने कहा था कि वे अ वर्ड विच टेल्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, पोजीशन बताए। यानी कि प्रिपरेशन के अंदर ही लिखा होता है पोजीशन, कि वो किसकी बात करता है, ये बात करता है पोजीशन की बात करता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है, इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है, तो अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया है। जब अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को अपनी अपनी पोजीशन में रखा है। वो कैसे? अब जैसे मैं बात करूँ चाँद की, मैं बात करूँ सितारे की, मैं बात करूँ आसमान की, मैं बात करूँ ज़मीन की, मैं बात करूँ जन्नत दोज़ख, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इस कायनात का हिस्सा है। और इस कायनात में सब की क्या है, अपनी अपनी पोजीशन है, यानी हर चीज़ क्या है, अपनी अपनी पोजीशन में रखी गई है। और मैं मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ तो मैं बात करूँ कि मेरे पास एग्जांपल है, द स्टार्स शाइन इन द स्काई, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। सितारे कहाँ चमकते हैं? सितारे आसमान पर चमकते हैं। तो सितारे की पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ चमकते हैं? वो आसमान पर चमकते हैं। यानी कि सितारे की पोजीशन क्या कहाँ है? सितारे की पोजीशन आसमान पर है। मैं बात करूँ कि अगर मैं बात करूँ आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं ज़मीन में खड़ा हूँ। तो मेरी पोजीशन कहाँ है? मेरी पोजीशन ज़मीन है। तो हर एक चीज़ की पोजीशन होती है जब भी हम प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं। तो ये हमारा था बैक का पिछला था पार्ट हमारा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो आज हमारा जो पार्ट 2 हो, आज इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा, सो लेट्स बिगिन। अगर मैं बात करूँ कि फ़र्स्ट की, लास्ट से हम लोगों ने जिक्र किया था ऑन का, ऐट, ये सब पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर, कि फोर के इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। फोर के इस्तेमाल करते हैं टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड किस तरह से? अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो काफ़ी अरसे से अंग्रेज़ी सीख रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड क्या है, काफ़ी अरसे से ये टाइम पीरियड हमारा है। तो यहाँ पर क्या लगे टाइम पीरियड के लिए, हम यहाँ पे लगा रहे प्रीपोजिशन, वो है हमारा फॉर, कि काफ़ी अरसे से वो इंग्लिश सीख रहा है। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है, आई हैव वर्क इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, मैं इस ऑफिस में 10 साल से काम कर रहा हूँ। जो हमारा टाइम पीरियड है वो 10 साल है। तो टाइम पीरियड के लिए जो हम लगाएंगे वो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा था फॉर का लॉजिक और इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को विथ में प्रॉब्लम होती है, वो तुक्का लगा रहे होते हैं। उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है लेकिन वो तुक्का लगा रहे। तो तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आज के बाद आपको तुक्का लगाने की दरपेश नहीं आएगी। तो इसको शुरू से आखिर तक देखते रहिएगा और तमाम कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में और दिमाग में लिखते रहिएगा। तो विथ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विथ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बहुत ही आसान इसका लॉजिक है। अब मैं बात करूँ विथ की, तो विथ बात करता है हसद की बात करता है, एनवी जलन जेलसी की बात करता है, एंग्री की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, सैड की बात करता है, और जज्बात के लिए भी हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूँ, हसद, जलन, गुस्सा, खुशी, गम और जज्बात के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है प्रीपोजिशन का, वो हमारा है विथ का इस्तेमाल किया जाता है।
वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम हैप्पी विथ यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे जो हैप्पी वो किसकी बात कर रहा है, ये खुशी की बात कर रहा है। तो खुशी की बात करें तो वहाँ पे हम विद का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, विद का इस्तेमाल करेंगे कि आई एम हैप्पी विथ यू। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है, शाहिद सॉ हिम विद अ न्यू फ्रेंड, शाहिद ने उसे एक नए दोस्त के साथ देखा। शाहिद और जाहिद की बहुत गहरी दोस्ती थी, और होता क्या कि बचपन के दोस्त होते हैं और 16-17 साल के बाद उनकी हो जाती है लड़ाई, और लड़ाई करने के बाद जाहिद जो है शाहिद से दोस्ती ख़त्म कर लेता है, और दोस्ती ख़त्म करने के बाद वो एक नया दोस्त बना लेते हैं, और नया दोस्त बनाने के बाद उसके साथ वो घूम रहा होता है। जब वो घूम रहा होता है तो शाहिद उसको उसके नए दोस्त के साथ देखता है। जब वो देखता है तो उसको जाहिर से बात उसको क्या होती है, जेलसी महसूस होती है कि मेरा बचपन का दोस्त मुझसे दोस्ती ख़त्म करके उसने एक नया दोस्त बना लिया है। तो उसको देखकर क्या महसूस हुआ, उसको देखकर जाहिद को उसने जेलसी का इजहार किया। जो एक्सप्रेशन थे उसके वो जेलसी के थे कि उसने मुझसे दोस्ती ख़त्म करके उसने एक नया दोस्त बना लिया। तो शाहिद ने किसको देखा, हिम यहाँ पे जाहिद है, शाहिद सॉ हिम विद अ न्यू फ्रेंड, उसने शाहिद ने क्या किया, जाहिद को एक नए दोस्त के साथ देखा। तो यहाँ पे मैंने विद का जो इस्तेमाल किया है वो इसलिए इस्तेमाल किया है कि वो इसके नए दोस्त को देखकर वो जेलस फील कर रहा था। तो मैं लगाऊंगा शाहिद सॉ हिम विद अ न्यू फ्रेंड, उसने उसको एक नए दोस्त के साथ देखा तो उसको जेलसी महसूस हुई। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, वो है हमारा डोंट बी एंग्री विथ मी, मुझसे नाराज़ मत होना, मुझसे नाराज़ मत होना। अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो दोस्त जो है नाराज़गी का इजहार कर रहा है, तो मैंने उसको बोला यार नाराज़ मत हो, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो नाराज़गी के लिए भी हम जो है वो विद का इस्तेमाल करेंगे। एंग्री मतलब नाराज़ होना, अब मैं वहाँ पे विद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह से चौथी एग्जाम्पल हमारे पास है, द चिल्ड्रन वर जंपिंग अप्स एंड डाउन्स विद एक्साइटमेंट, जो बच्चे जो है वो उनकी लॉटरी लग गई है और लॉटरी निकलने के बाद बच्चे शोर मचा रहे हैं और वो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं और वो अपनी खुशी का इजहार करें। तो खुशी के इजहार करने के लिए भी हम वहाँ पे लगाएंगे विद का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है विद की, कि वो क्या है कि हम क्या होते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत अपसेट हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं। मैं उस ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लाइफ की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं तो जाहिर सी बात है समटाइम्स हम जो है वो अपसेट हो जाते हैं। तो उस सूरत में भी हम लगाएंगे विद का इस्तेमाल करके कि ज़िंदगी से अगर हम बेजार हो गए हैं और ज़िंदगी हमसे नाराज़ हो गई है तो वहाँ पे हम विद का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं लगाऊंगा आई एम वेरी अपसेट विद माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार आ गया हूँ, थक गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फोर का कॉन्सेप्ट और विद का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं सुनने वाले से ये कहूँगा, सुनने वाले स्टूडेंट से, कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे हर स्टूडेंट मुझे 5 एग्जाम्पल्स मुझे दिखाएंगे और मैं देखूँगा, चेक भी करूँगा कि आपने कितने अच्छे से समझा है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टॉपिक के अगले जो है वो प्रवचन की तरफ, कि ये अगला जो लाइक है, बहुत सारे बच्चे को लाइक में भी परेशानी होती है कि लाइक का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। बहुत ही आसान लॉजिक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान से इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जो लाइक का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक का इस्तेमाल होता है फॉर अपीयरेंस और बात करता है हैबिट्स और बात करता है नेचर। अपीयरेंस की बात करता है, हैबिट्स की बात करता है और नेचर की बात करता है। अपीयरेंस की बात करूँ तो मतलब कोई इंसान किसकी तरह दिखता है। मिसाल, कोई अपने फादर की तरह दिखता है, कोई अपनी मम्मा की तरह दिखता है, या कोई किसी हीरो की तरह दिखता है, तो वहाँ पे हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, वहाँ पे हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से दिखते हैं एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कि पहले हमारे पास है व्हाट डू यू लुक लाइक, तुम किसकी तरह दिखते हो। तो मैं जवाब दूंगा कि तुम जो है वो शाहरुख खान की तरह दिखते हो। यू लुक लाइक
यहाँ पे जो लाइक है वो किसके लिए है? इसके लिए है, अपीयरेंस के लिए है कि यहाँ पे जो तुम दिखते हो शाहरुख खान, किंग खान की तरह दिखते हो। किसके दिखते हो? किंग खान की तरह दिखते हो। अब दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है, माई फ्रेंड इज़ नॉट लाइक मी। मेरा जो दोस्त है वो मेरी तरह नहीं है, यानी कि वो हैबिट्स में या वो नेचर में मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब भी वहाँ पे क्या लगाऊंगा? मैं वहाँ पे लाइक का इस्तेमाल करूँगा। जी हाँ, मैं यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल करूँगा कि ये मेरा जो दोस्त है वो मेरी तरह जो है वो बड़े दिल का नहीं है, छोटे दिल का मालिक है, तो मैं यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइक का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इन और ऐट का कॉन्सेप्ट, किस तरह से पढ़ते हैं इसको। और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है जब दो प्लेस के बारे में बात करते तो बच्चे जो है वो स्टूडेंट जो गलतियाँ कर रहे होते हैं, वो दोनों कॉन्सेप्ट में, वो दोनों ब्लैंक्स में वहाँ पे वो इनका इस्तेमाल करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होता। मैं आज आपको उनका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इन और ऐट की बात की जाए और वहाँ पे दो प्लेसेस के बारे में बात की जाए, मैं फिर बता दूँ कि जब भी दो प्लेसेस के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे दो प्लेस में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जब भी बड़े प्लेस के बारे में बात की जाए तो वहाँ बड़े प्लेस के साथ हम इनका इस्तेमाल करेंगे, जबकि छोटे प्लेस के साथ हम ऐट का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ, जब भी दो प्लेस के बारे में बात की जाए तो छोटे प्लेस के साथ हम ऐट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बड़े प्लेस के साथ हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इसको मैं हल करने की कोशिश करता हूँ, तो आप मुझे बताते रहिए ताकि मैं इसको लिखते जाऊँ। अगर मेरे पास पहले एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? कैंटीन है, स्कूल है। अब दोनों में से जो प्लेस है, जगह कौन सी बड़ी है, कैंटीन या स्कूल? स्कूल के अंदर कैंटीन या कैंटीन के अंदर स्कूल है? बिल्कुल स्कूल के अंदर कैंटीन। तो छोटी प्लेस के लिए तो हम लगाएंगे ऐट का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ऐट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। स्कूल बड़ी जगह है तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है, विल लिव डैश औरंगेटाउन डैश कराची। अब दोनों में से बड़ी जगह कौन सी है? छोटी जगह औरंगेटाउन है तो मैं यहाँ पे ऐट का इस्तेमाल करूँगा, जबकि बड़ी जगह के लिए कराची बड़ी जगह तो वहाँ पे मैं इनका इस्तेमाल करूँगा। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट। जब भी हम एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्ट मेन पॉइंट के बारे में बात करें, मेन पॉइंट के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम ऐट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने लास्ट टॉपिक में बताया, लास्ट वाले लेक्चर मैंने बताया था, और आपको ये लॉजिक समझना हो तो मैं इस एक्सरसाइज के अंदर लास्ट वाली एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ, तो ये आप मेरे पिछले वाले लेक्चर को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट। जो वॉचमैन कहाँ खड़ा हुआ है? वो वहाँ पे मेन गेट पे खड़ा। तो हमारा ये क्या है? मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं ऐट का इस्तेमाल करूँगा। इसी तरह से शी इज़ सिटिंग इन द कार, ये भी मेरे लास्ट वाले लेक्चर में है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वहाँ पे आपको इसका कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इन द कार। उसके बाद यहाँ पे पांचवा है, ही इज़ हैविंग हिज लंच डैश द ऑफिस। यहाँ पे लगाऊंगा मैं इन द ऑफिस। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा पार्ट 1 के अंदर। उसके बाद थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे पार्टी डैश सी व्यू। ये भी लास्ट लेक्चर के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऐट का इस्तेमाल करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। और मैं बात करूँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जब भी क्लॉक यानी टाइम के बारे में बात करेंगे, जब भी टाइम के बारे में बात करेंगे, चाहे वो आवर्स की सूरत में हो, चाहे वो मिनट्स की सूरत में हो, तो हमेशा इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, वो होगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ऐट का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, जब भी क्लॉक के बारे में बात करेंगे, टाइम के बारे में बात करेंगे, और टाइम के साथ हमारा घंटा होगा और हमारे पास मिनट्स होंगे, तो वहाँ पे हम ऐट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई विल मीट यू डैश 7 o'clock। मैं तुमसे 7 बजे मिलूँगा। 7 बजे का वक्त क्या है? ये आवर्स के अंदर है, क्लॉक के अंदर है, टाइम दे रहा है यहाँ पे, तो टाइम के लिए हम
ऐट का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से मैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूँगा कि ही विल कम टू माई होम, वो मेरे घर आएगा। कब आएगा? 10 बजे आएगा। 10 बजे क्या है? ये वक्त है, टाइम है, तो टाइम के लिए हम ऐट का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब लास्ट लॉजिक की तरफ, लास्ट जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि ये लास्ट जो टॉपिक हमारा है वो हमारा है कैलेंडर। कैलेंडर के लिए हम क्यों बनाए हैं, क्या लॉजिक है, ये समझते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ कैलेंडर की, और कैलेंडर के अंदर क्या आता है? हमारा ईयर आता है और हमारा मंथ आता है। जब भी ईयर और मंथ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम हमेशा मंथ और ईयर से पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ, मंथ और ईयर से पहले हमेशा जो कॉन्सेप्ट होगा वो इनका कॉन्सेप्ट होगा। मैं आपको एक्सरसाइज की मदद से एग्जाम के बाद आपको बताऊँगा, मैं पहले इसको समझते हैं। उसके बाद आते हैं, जब भी हम डेज़ के बारे में बात करेंगे, डेट्स के बारे में बात करेंगे या वीकेंड के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम हमेशा ऑन का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ, जब भी डेज़ के बारे में बात करें, डेट्स के बारे में बात करें या वीकेंड के बारे में बात करें, वहाँ पे हम उससे पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे हमारी पहली एग्जाम्पल है कि आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे डैश अप्रैल। अप्रैल हमारा क्या है? हमारा ये मंथ है, तो मंथ से पहले मैं क्या लगाऊंगा? मैं यहाँ पे इनका इस्तेमाल करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इनका इस्तेमाल करूँगा। जब उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है सेकंड एग्जाम्पल? पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1947 को आज़ाद हुआ। तो 1947 हमारा क्या है? हमारा ईयर है, साल है, तो हम साल के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है, वी विल मीट यू डैश सैटरडे। सैटरडे किस में आता है? सैटरडे आता है डेज़ में आता है, तो डेज़ के लिए हम लगाएंगे ऑन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑन लगा देता हूँ। इसी तरह से चौथी एग्जाम्पल हमारे पास है, आई विल टेक माई एग्ज़ाम्स डैश 10 ऑफ जून। 10 ऑफ जून का लॉजिक है, तो यहाँ पे 10 क्या है? हमारा डेट है, तो डेट के लिए हम क्या लगाएंगे? हम ऑन का कॉन्सेप्ट देंगे। अब यहाँ पे और का इस्तेमाल क्यों किया गया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे सेम यहाँ पे लिखा हुआ आई विल टेक माई एग्ज़ाम डैश जून 10। इसमें लॉजिक क्या है? यहाँ पे डेट का इस्तेमाल पहले किया है, तो मैं यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे डेट बाद में इस्तेमाल किया गया और उससे पहले क्या इसका इस्तेमाल किया गया है? मंथ का इस्तेमाल किया, तो मंथ से पहले हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम इनका कॉन्सेप्ट देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस एक ही जैसे है, ये सेंटेंस लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन मीनिंग दोनों की सेम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छा लगा, पसंद आएगा, और आज आपके जितने भी डॉट्स हैं जो पहले आपके थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम डॉट्स ख़त्म हो चुके होंगे। और मैं इसी के साथ मैं इस लेक्चर को और आज के टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।